अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा मौजू है जीसीसी के ताल्लुक़ से। जीसीसी यानी गल्फ़। जीसीसी का फुल फॉर्म होता है गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल। इसमें 6 मुल्क आते हैं। कौन से 6 मुल्क आते हैं? सऊदी अरब, दुबई मतलब यूएई, दुबई, शारजाह वगैरह, अबू धाबी, ये सब जो मुल्क हैं दुबई में इकट्ठा हुए है यूएई, एक कुवैत, ओमान, कतर, बहरीन। ये 6 मुल्क जीसीसी में है, गल्फ़ में से है। जब गल्फ़ की बात करती है, अरब दुनिया की बात करते हैं, तो सबसे पहले लोग है ना सऊदी अरब की बात करते हैं। सऊदी अरब का नाम आता है। इसलिए मैं सऊदी अरब पर जो प्रोपेगेंडा होता है वो कौन और क्यों करते हैं इस वीडियो में बताऊंगा। आज का मौजू मेरा यही है कि सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जो लोग अफवाहें उड़ाते हैं और जो लोग साजिशें चलते हैं, कौन साजिशें करता है, क्या क्या होते हैं सऊदी अरब के ख़िलाफ़, और सऊदी अरब के अतराफ़ कितने मुल्क सऊदी के दुश्मन बने हुए हैं, ये मुख्तसर में आपको बताऊंगा। मुस्लिम अवाम ख़ास तौर से हमारे इंडो पाक के लोग हर छोटी ख़बर को सऊदी के ख़िलाफ़ जो आती है वो फ़ौरन अपना लेते हैं बग़ैर तहक़ीक़ के। क्या ये बात सच है, झूठ है, क्या है, हर बात को अपना लेकर सऊदी अरब को बुरा भला कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक बात आपको एक मिसाल देना चाह रहा हूँ। जैसे कि हर साल मिलादुन नबी पे इंडिया के एक पेपर चैनल ने हर साल देखो सऊदी अरब में ईद मिलादुन नबी का जायज़ कर दिया है, सऊदी उलमा का फतवा आ गया है करके एक सऊदी उलमा की फ़ोटो देके वहाँ पर प्रिंट कर देते और उस पर लोग बहस भी करना चालू है। देखिए भाई, सऊदी अरब में भी ईद मिलादुन नबी कर रही तो हम भी क्यों नहीं करें, जबकि सऊदी अरब को इसके बारे में पता ही नहीं होगा। तो इसलिए जो बात हम किसी के बारे में बोल रहे हैं तो सबसे पहले उसकी तहक़ीक़ करना ज़रूरी है, वरना वो उस बात को अल्लाह ताला झूठ में लिखा जाएगा। अगर वो बात आप दूसरों को भी फैला दे रही बग़ैर तहक़ीक़ के तो आप झूठे हो गए। तो इसीलिए हर बात को तहक़ीक़ करना ज़रूरी है। सऊदी अरब एक मुल्क है, बहुत सारे सऊदी अरब के हुक्मरानों के बारे में लोग झूठे झूठे अफवाह उड़ा देते हैं, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो पहले तहक़ीक़ करना ज़रूरी है हर मुसलमान के लिए, दीन में हो या दुनिया में हो। ज़रा सोचिए, जो झूठे अफवाहें सुनकर सऊदी हुक्मरानों को जो लोग गालियाँ देते, बुरा भला बोलते, ये वो नहीं है, वो ये ऐसा है, वो ऐसा है, क्या ऐसे बुरे लोगों को अल्लाह ताला उसका घर काबतुल्ला हिफाजत देगा? किसकी पनाह में दिया है अल्लाह ताला उसका घर? ज़रा सोचने की बात है। अल्लाह ताला सऊदी अरब के हुक्मरान मलिक अब्दुल अज़ीज़ की औलाद के हाथों में, मलिक अब्दुल अज़ीज़ के बाद उसकी औलाद के हाथों में उसके घर को सौंपा है। जब अल्लाह ताला उसकी घर की जगह की हिफाजत नहीं कर सका औज़ु बिल्लाह, तो तुम्हारे घरों की हिफाजत करेगा? ज़रा सोचो आप। नहीं ना। तो अल्लाह ताला को मालूम है कि अल्लाह ताला किसको उसके घर को सौंपना है, इसकी घर की हिफाजत किसके अंडर में देना है, वो अल्लाह ताला को मालूम है। तो बिलाहज़ा आप लोग जो है, हम सब सऊदी अरब के ऊपर जो अफ़वाहें आती हैं उसको गौर करें और उसके ऊपर बहस ना करें। और मैं ये भी बताने जा रहा हूँ आपको, हम लोग तुर्की का बहुत फेर में बात करते हैं। तुर्की से एक अलग ही मोहब्बत लगाव लगाते हैं इंडो पाक के लोग। तुर्की का अभी रिसेंटली एक सीरियल आया, इद्रिस उर्तुगल। ये उर्तुगल है, उर्दक रोल है, जो भी सीरियल का नाम है, ड्रामा है। ये इस्लामिक की निशानी दे दी है इसको। ये इस्लामिक की सीरियल है, हिस्टोरिकल सीरियल है। अगर यही काम सऊदी अरब किया होता तो आप लोग क्या बोलते? अरे भाई, ये तो अब फिल्में निकालने लगे, ये करने लगे, वो करने लगे बोल के सऊदी अरब के ऊपर ताने मारते। अगर यही काम तुर्की का उर्तुगान करा तो सही है। अगर सऊदी अरब का मलिक बिन सलमान
और सलमान बिन माली अब्दुल अजीज़ किया तो गलत है, जबकि ये लोग करते ही नहीं ऐसे कुछ भी बुरे काम। हाँ, कुछ गलतियाँ होती हैं इंसानी फितरत पे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी होते हैं ऐसे, लेकिन आप देखना चाहिए कुरान और हदीस पे ये लोग है या नहीं। तुर्की तो कुरान और हदीस से बहुत दूर है भाई। खैर, मेरा मौजू तुर्की के ख़िलाफ़ बोलना नहीं है, ना सऊदी की तायद में बताना है। तो ये अफ़वाहें जो सुनते हैं आप लोग, रिसेंटली मेरे कुछ कमेंट भी आए हैं, भाई सऊदी अरब लोग ऐसा कर दिया क्या, ये बात सही है क्या, ये बात सही है क्या। तो ये सब अफ़वाहें कहाँ से आते हैं, क्या हो रहा है, ये सब देखिए। सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमानों का इज़राइल यहूदी है, फिर उसके बाद ईरान है जो शिया का मुल्क है। देखिए कहाँ से सऊदी अरब को तकलीफ़ें मिलती हैं और हम उस बातों में प्रोपेगेंडे में मुब्तला हो जाते हैं। एक इज़राइल से लेकर ईरान, इतनी जगहों में सऊदी अरब के इतराफ़ जो मुल्क हैं, सब सऊदी अरब को मुसीबतें देना चालू हो गया। ऊपर से मुसलमान इंडो पाक के भी लान तान कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कितने मुल्क सऊदी अरब के अतराफ़ के कितने लान तान हैं। एक इज़राइल से लेकर ईरान से लेकर यमन के हौती, यमन की जो वार चल रही है होती है बागियों से। हाँ, ये बात गौर करने की बात है, ये लोग सऊदी अरब यमन की अवाम से या यमन के हुक्मरान से जंग नहीं लड़ रहा है। यमन के अंदर जो शिया के ईरान के सपोर्टर्स जो बागी लोग हैं, उनका नाम हौती लोग है ग्रुप, उनसे लड़ रहा है वो। और ये इतने दिन क्यों लड़ रहा है बोले तो वो आम आवाम में मिल चुके हैं, उनको निकालना मुश्किल हो रहा है। इसलिए आपको पता है, अगर यमन सही होता, यमन की जो बागी लोग हैं वो लोग सही होते, तो रिसेंटली रमज़ान में भी वो हरम शरीफ के ऊपर मिसाइल का वार किया है। ये सब हम सऊदी अरब की खासियत है, ये दिखावा नहीं करता है। ये जो भी करता है तवक्कल अल्लाह के ऊपर भरोसा करके करता है। तो देखिए इज़राइल से लेकर, ईरान से लेकर, यमन के हौती से लेकर सीरिया का सिविल वार। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सीरिया, भाई सीरिया का सिविल वार किसने किया है आपको मालूम है? तो आप लोग हिस्ट्री जानिए, देखिए, कोई बोल दिया तो उसी को फॉलो मत करिए। फिर ऊपर से तुर्की के प्रोपेगेंडे, ये वो ऐसा हो गया था। तो मैं यही आप सबको यही मालूमात देने जा रहा हूँ। आप पूरा वीडियो मुकम्मल देखिए। ये सब मालूमात आपको इसलिए बताना ज़रूरी समझा हूँ कि आप भी सऊदी अरबिया के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही उसे आप आगाह हो। सिर्फ़ आपको आगाह करने के लिए ये जो वीडियो बनाना सोचा मैंने। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सऊदी की तायद में हूँ या तुर्की के ख़िलाफ़ हूँ या किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ हूँ। हम कुरान और हदीस पे चलने वाले मुसलमान हैं। हम जो बात करें तो हक़ करें, वरना चुप रहें। हम ऐसे मुसलमान हैं, है कि नहीं भाई? तो हम यही बात बताने जा रहे हैं, आप लोगों को आगाह करने जा रहे हैं कि ये साजिशें क्या है, कौन कर रहा है, ये सब बातें। दुश्मनान इस्लाम की साजिशें देखें, आप पढ़ें ये कैसे कैसे साजिशें चल रही हैं। ये दुश्मनान इस्लाम नहीं, मैं समझता हूँ ये सऊदी अरब के दुश्मन नहीं, मुसलमानों के दुश्मन है ना भाई? ये सऊदी अरब के दुश्मन नहीं, सिर्फ मुसलमानों के दुश्मन है, क्योंकि मुसलमानों के अंदर ये फूट डालना चाह रहे सऊदी अरब के ख़िलाफ़। जब सऊदी अरब के ख़िलाफ़ सब मुसलमान हो गए तो सऊदी अरब को किसी न किसी बहाने अटैक करके ये आगाह कर ले। आपको मालूम है ब्रिटेन में यहूदी लोग खैबर, व्हेन वी गेट फतेह खैबर बोल के पोस्टर लेके फिर रहे। खैबर कहाँ है मालूम है? सऊदी अरब में। ये सब क्यों कर रहे हैं ये लोग, ये आपको पता होना बोले तो आप लोग हिस्ट्री देखना चाहिए। आइए देखेंगे ये सब साजिशें। आज मैं आपको अबू तलहा ज़हक की वीडियो के ज़रिए बताने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट के ज़रिए हमें मालूम करवाइए। देखिए पूरी कंप्लीट वीडियो देखिए, बाद में आप कमेंट कीजिए।
वरना अगर कंप्लीट वीडियो नहीं देखे आप तो अधूरा हो जाएगा, आप कुछ समझ नहीं सकेंगे। अगर इस ताल्लुक़ से कुछ भी आप कमेंट करना है ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। मैं इंशाअल्लाह जितना मेरे पास इल्म है उस इल्म के हिसाब से, जितना अल्लाह ताला मुझे इल्म सिखाया है उस इल्म के हिसाब से मैं आपको कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये अबू तलहा ज़हक भाई है, एक हमारे इंडियन भाई है, सऊदी अरब में ही रहते हैं। तो एक जर्नलिस्ट भी है, ये अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छी तहक़ीक़ के ज़रिए बात करते हैं, तहक़ीक़ से बात करते हैं। आप इनका फ़ेसबुक पे भी अबू तलहा ज़हक का पेज भी है, आप उसमें भी आप हर मालूमात मालूम कर सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं ये वीडियो, देखें। अबू तलहा ज़हक तनवीर साहब, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सऊदी अरब में रहते हैं। लंदन से इन्होंने जर्नलिज्म किया है। मिल्ली क्रॉनिकल नाम से एक बहुत ही फेमस पोर्टल है, उसके एडिटर हैं आप। और सऊदी अरब और अदर गल्फ कंट्रीज के मामलात में ट्विटर हो या सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म, वहां पर अपनी राय रखते हैं, उनके बारे में काफी मालूमात रखते हैं। आपको माना जाता है कि आप सऊदी अरब के मामलात में काफी ज्यादा स्पेशलिस्ट के तौर पर बात करते हैं, वहां के बारे में, वहां के जो भी मामलात सामने आते हैं। तो आज हम इन्हीं कुछ मामलात पर उनसे बात करेंगे। ज़हक तनवीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है tribunehindi.com पर। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ज़करिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको आपके इस बेहतरीन शो पर आपने मुझे इनवाइट किया है। ये जो है आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबादी दूंगा कि माशाल्लाह आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों के सामने हक को, ट्रुथ को लाना, ये बहुत अच्छा काम है और मैं आपको इसके लिए मुबारकबादी दूंगा और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इसमें इन्वाइट किया है। इससे पहले कि हम बात को आगे शुरू करें, आपसे बातचीत करें, मैं आपसे शुरुआती तौर पर जानना चाहूंगा कि सऊदी अरब का, चूंकि हम सऊदी अरब के मामले में बात कर रहे हैं, सऊदी अरब उससे अदर जो कंट्रीज हैं उनके साथ कैसे उसके ताल्लुकात हैं। कुछ कंट्रीज हैं उनके साथ आप पहले से उसके जो ताल्लुकात हैं उनके बारे में हमें बताएं, जैसे तुर्की हुआ या यूएई हुआ, बहरीन हुआ, कुवैत हुआ, मिस्र हुआ, इस तरह के, या अमेरिका हुआ। इस पे शॉर्ट आप बात रखें, उसके बाद हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगा कि आप शुरुआत करें। जी जी, देखिए ज़करिया भाई, एक बात मैं आपको पहले एक बात ऑडियंस के लिए क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो ये है कि अमूमन जब हम जो है किसी भी किस्म के एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ में बात करते हैं तो अपोजिशन वाले ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई आपको किसी ने पैसे दिए हैं। तो मैं ये बात बिल्कुल पहले आपके ऑडियंस के लिए वाजे कर देना चाहता हूँ कि हमको कहीं से पैसे नहीं मिलते, बल्कि जिस तरह से हर इंसान का अपना इंटरेस्ट होता है, इसी तरह से हमारा भी ये इंटरेस्ट है कि हम चीज़ों को, और जो चीज़ें जो आवाम से यानी कि ओझल है, उन चीज़ों को आवाम के सामने क्योंकि लाएं। अक्सर लोग आपके वीडियोस में और सोशल मीडिया पोस्ट के कमेंट में ये बात कहते आए हैं, जरूरी था ये बात क्लियर करना, मैंने देखा है लोग करते हैं। जी जी, बिल्कुल, मतलब लोगों का एक मिजाज बना हुआ है कि जब भी आप कोई ऐसी बात करते हैं जो लोगों की तबीयत और मिजाज के मुखालिफ में होती है, अगेंस्ट में होती है, तो लोग फौरी ये कह देते हैं कि आपको पैसे मिले हैं। तो पैसे वैसे नहीं मिलते भाई। तो मैं यही बता रहा हूँ कि जो चीजें लोगों से ओझल है वो चीजें आवाम के सामने लाना, ये हमारा मकसद होता है। तो आपने जैसे अभी सवाल किया है कि सऊदी अरब के ताल्लुकात जो है जो दीगर गल्फ कंट्रीज है उनके साथ कैसे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जीसीसी जिसे कहते हैं, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, इसके अंदर 6 ममालिक होते हैं। सऊदी अरब है, बहरीन है, कतर है, यूएई है और कुवैत है और ओमान है। ये 6 कंट्रीज हैं। इनके दरमियान में जो है 5 कंट्रीज के दरमियान में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। कतर को इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इन्होंने एक्सक्लूड किया है कतर को। तो बहरहाल कतर के साथ इनके मामलात जो है खराब हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि जो सऊदी लेड कोalition जो यमन के अंदर हो रहा था, उसके अंदर कतर की तरफ से जो है ना काफी मकबरियां हुई और जो है उनके मीडिया ने ईरान को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से जो है कतर के साथ उनके मामलात खराब हो गए। रही बात ईरान की, तो आप जाहिर सी बात है, आपको पता ही होगा कि मिडिल ईस्ट में 2 ऐसे पावरफुल कंट्रीज है जिसके दरमियान में हमेशा से राइवलरी रही है। एक है सुन्नी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सऊदी अरेबिया और एक है शिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईरान। तो दोनों के दरमियान में हमेशा से जो है ताल्लुकात खराबी रहे हैं, यानी कि थियोलॉजी को लेकर या रिलीजियस आइडियोलॉजी को लेकर।
तो हमेशा से ईरान का ये एजेंडा रहा है कि जो टू होली प्लेसेस है, हरमैन शरीफ हैं जिसे हम कहते हैं, मक्का एंड मदीना, इनके ऊपर जो है ना उनकी हुकूमत आए। और उनका जो रेवोल्यूशन है जो खोमेनी ने 1979 में लाया था, तो उनका ये मकसद है कि इनका ये रेवोल्यूशन जो है अरब कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो और अरब कंट्रीज में इनका जो नियो पर्शियन एम्पायर है ये जो है फैले। तो जिसकी वजह से वो अपना जो कॉन्सेप्ट है इसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में, जिसकी वजह से सऊदी और ईरान के दरमियान में हमेशा से ताल्लुकात खराब ही रहे हैं, क्योंकि ईरान हमेशा से ये कोशिश करता है कि उसका एजेंडा जो है अरब कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट हो और वो एक्सपैंड करने की कोशिश करता है। तो जाहिर सी बात है, जब वो एक्सपैंड करने की कोशिश करता है तो कोई भी कंट्री ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि जो है कोई दूसरी आइडियोलॉजी जो है अंदर आए, और इसी तरीके से मिलिशियाज हो या फिर वेपन्स हो या जो भी चीज हो उनके अंदर आए, वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो सऊदी और ईरान के दरमियान में जो है ताल्लुकात जो है हमेशा से खासतौर पे 1979 के बाद जो है बहुत खराबी रहे हैं। 1979 से पहले फिर भी ठीक ठाक थे। अब रही बात आपके तुर्की की, तो अभी मैंने आपके सामने जैसे जिक्र किया है कि दो जो है पावरफुल ब्लॉक्स मिडिल ईस्ट में हैं, एक सुन्नी रिप्रेजेंटेशन और एक शिया रिप्रेजेंटेशन। इन दोनों के दरमियान में एक और ब्लॉक आता है जिसको जो है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड कहते हैं, और इस्लामिक यानी कंट्रीज में इसको इखवान अल मुस्लिमीन कहते हैं। ये थर्ड ब्लॉक होता है। तो ये बेसिकली ट्रांजिशन है दोनों के दरमियान का। तो ये इनका इंक्लिनेशन ज्यादातर जो है शीइज्म की तरफ होता है, यानी कि ईरान की तरफ इनका इंक्लिनेशन होता है। तो ये भी इनको हेल्प करते हैं ईरानियन रेवोल्यूशन को एक्सपैंड करने में मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, जिसमें से तुर्की है और खतर है, अभी फिल वक्त मलेशिया भी इसके अंदर शामिल है। तो जिसकी वजह से जो अरब कंट्रीज है इनके और तुर्की खतर के दरमियान में ताल्लुकात खराब हो चुके हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आपने मतलब एक बहुत ही शॉर्ट में बात कही, मुझे अच्छा लगा सुन के। मैं इसमें थोड़ा सा और चीजों को आगे बढ़ा के आपके सामने पेश करूंगा और पूछूंगा कि यमन भी सऊदी अरब का एक पड़ोसी मुल्क है, और हम देख रहे हैं कि कई एक लंबे वक्त से, जब से मोहम्मद बिन सलमान एक बड़े पावर में आए हैं सऊदी अरब के अंदर, एक बड़े पावर के तौर पर उभर के सामने आए, तो हम खबर भी आ रही है कि उसके बाद से यमन और सऊदी अरब के बीच में एक वार चल रहा है। सऊदी अरब यमन में एक वार वहां पे उसको छेड़ा हुआ है। तो इस बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये एक न्यूज में भी हम देखते आते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म में भी लोगों का कहना है कि सऊदी अरब ने एक वार थोप दिया है यमन के ऊपर। तो इसके सऊदी अरब का के तरफ से या उसके नजरिए से इस वार को किस तरह से देखा जाता है, मतलब सऊदी अरब जो है वो किस नजरिए से इसको देखता है? जी देखिए, मैं एक बात आपको बताता हूँ। यमन का जो मसला है, जो वहाँ पे दो जो है जो दो ग्रुप्स थे। एक तो था वहाँ की गवर्नमेंट, यमनी गवर्नमेंट, और दूसरा है हूथी ग्रुप। ये हूथी ग्रुप जो है इसको ईरान बैकिंग कर रहा था हमेशा से, और उनका ये कॉन्सेप्ट था कि हूथियों की बैकिंग से जो है एक ईरानियन एक्सपेंशनिज्म प्रोजेक्ट जो है यमन के अंदर इम्प्लीमेंट हो, जिसकी वजह से यमन भी जो है ईरान का एक हिस्सा बन जाए। और उन्होंने बहरीन में भी ये ट्राई किया। तो यमन के अंदर इनकी जो बैकिंग चल रही थी अब से नहीं, बहुत टाइम से चल रही थी। बल्कि मैं तो कहता हूं कि 2004-5 से मैं सुनते आ रहा हूं यमन के अंदर हूती एग्रेशन के बारे में। जब हम इंडिया में थे उस टाइम से हम ये सुनते आ रहे हैं। मगर 2015 में हुआ यूं कि सऊदी के जो साउथ के एरियाज हैं यहाँ पर ये हूतीस ने अटैक किया। और फिर यमन के जो प्रेसिडेंट है अब्दुल हादी रबो, तो अब्दुल हादी रबो के पैलेस के ऊपर उन्होंने अटैक किया, जिसके बाद यमन के प्रेसिडेंट ने सऊदी अरब को उन्होंने इनविटेशन दिया कि भाई आप अब आइए और हमको हेल्प करिए। और हर कंट्री के अपने अपने अलायंसेस होते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि 9/11 जब हुआ अमेरिका के ऊपर, तो अमेरिका ने अफगानिस्तान पे जब हमला किया तो अमेरिका अकेला नहीं था। तो जब भी वो लोग अटैक करते हैं, यानी कि ये कंट्री है, इनके ऊपर अगर अटैक हुआ है तो जिसने अटैक किया है उनके ऊपर जब वो लोग हमला करते हैं तो सब अलायंसेस मिलके करते हैं। तो इसी तरीके से सऊदी अरब के जो साउथ रीजन्स के ऊपर हूथियों ने कब्जा जमाना शुरू किया, यमन के अंदर उन्होंने कब्जा जमाना शुरू किया, वहां के प्रेसिडेंट के पैलेस के ऊपर जब उन्होंने हमला किया, वहां के लोगों को जब उन्होंने मारा, वहां के स्टारवेशन में वहां के लोगों को डाल दिया था, यानी
आप हमको बैत दो या फिर हम तुमको भूखा मार देंगे। तो ये जब उन्होंने करना शुरू किया और अब्दुल मलिक हूती जो है उनका लीडर वहां पर, उन्होंने ये सब चीजें करना शुरू की, तो उस वक्त वहीं के प्रेसिडेंट ने सऊदी अरब को उन्होंने बकायदा डॉक्यूमेंटेड उन्होंने हेल्प मांगी। उन्होंने कहा कि आप आइए, हमारी हेल्प करिए, हमारी मदद करिए। तो फिर सऊदी अरब लेड कोalition हुआ, जिसमें सऊदी अरब है, यूएई है, कतर था, और इसी तरीके से सोमालिया है, सूडान है, अफ्रीका के बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, और सऊदी अरब अकेला नहीं बल्कि दूसरे मुस्लिम कंट्रीज भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो ये सब जो है ना, यमन को बचाने के लिए यमन के अंदर ये लोग दाखिल हुए, और वहीं से जो है ना ये चीज शुरू हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये जो वॉर है इतनी लंबी क्यों चल रही है, इतना लंबा क्यों जा रहा है? इसके दो तीन वजूहात है। एक सबसे पहली वजह यह है कि हुतीस जो है ये सिविलियंस के दरमियान में ज्यादा छुप कर रहते हैं, यानी स्कूल्स में छुप गए, हॉस्पिटल्स में छुप गए, घरों में छुप गए। तो इसमें होता यह है कि आप अगर मिसफायर कर देते हैं, सिविलियंस अगर उसमें मर जाते हैं, तो इसमें बड़ा मसला हो जाता है। और दूसरी चीज ये है कि सऊदी अरब के पास मिलिशियास नहीं है। जिस तरह से ईरान के पास मिलिशियास हैं, इस तरह से सऊदी अरब के पास मिलिशियास नहीं है। आप देखेंगे कि इराक के अंदर, सीरिया के अंदर, यमन के अंदर आप गौर करें तो ईरान के बहुत सारे मिलिशियास हैं, 60+ मिलिशियास आपको वहां पर मिलेंगे। मेहदी आर्मी, ये आर्मी, वो आर्मी, बहुत सारे ऐसे मिलिशियास आपको मिलेंगे, अनऑफिशियल आर्मी, ठीक है। मगर सऊदी अरब के पास अनऑफिशियल आर्मी नहीं है, मिलिशियास नहीं है, जो भी है ऑन रिकॉर्ड उनकी आर्मी वहां पर मौजूद है, जिसकी वजह से ये जो वॉर है प्रोलॉन्ग हो रही है। और दूसरी बात ये है जो आपने अभी कहा कि आप लोग सुनते हैं ये चीज के सऊदी अरब वहां पे बमबारी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जिसका जो मीडिया होता है उसकी वो बात करता है। तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वेस्ट में, अमेरिका में मेजॉरिटी जो मीडिया है वो डेमोक्रेट्स का मीडिया है, यानी ओबामा वाला मीडिया है। और डेमोक्रेट्स का मीडिया ये हमेशा से ईरान के और इख्वानुल मुस्लिमीन के सपोर्ट में रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वो उन्हीं के एजेंडे को और उन्हीं के नैरेटिव को वो लोगों के सामने बयान करने की कोशिश करते हैं, और आप सऊदी कहना के चाहते हैं अगेंस्ट जो वो बात ट्रम्प करते हैं। सपोर्टेड मीडिया है वो इख्वानुल मुस्लिमीन वगैरह, ये जो दूसरे जो ऐसे ग्रुप्स हैं, इनके अगेंस्ट है? ट्रम्प सपोर्टेड मीडिया, देखिए ट्रम्प सपोर्टेड, मैं तो कहूंगा कि ट्रम्प सपोर्टेड मीडिया ज्यादा नहीं है, बहुत कम है वहां पर। और ट्रम्प खुद जो है अपने बयानों में कई बार ये कहता है कि दिस इज फेक न्यूज, दिस इज फेक न्यूज, और उसके खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा वहां पे चलता है। तो ट्रम्प का प्रो मीडिया बहुत कम है। ट्रम्प के अगेंस्ट में जो मीडिया है डेमोक्रेट मीडिया, क्योंकि वहां पे छाए हुए वही लोग हैं और क्वालिफाइड वही लोग हैं डेमोक्रेट्स जब के। अमेरिका की बात निकली है तो मैं अमेरिका से रिलेटेड एक क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे, जी और ये जरूरी भी है। एक सवाल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में लोग करते हैं, खासतौर से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, या हम यूं कहें कि जी जो भी मतलब सब कॉन्टिनेंट से रिलेटेड लोग हैं। और मुझे ऐसा जी लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी ये सवाल मुस्लिम कंट्रीज में बहुत ज्यादा चलता है कि जी सऊदी अरब और अमेरिका की जो जुगलबंदी है हाँ वो किस लेवल पे, मतलब लोग उसको मतलब एक दूसरे लेवल, एक तरफ ट्रम्प है जो मुस्लिम कंट्रीज पर बैन की बात करते हैं, एक तरफ ट्रम्प हाँ है जो मुस्लिम ममालिक के लोगों पर अमेरिका पे आने पर पाबंदी लगाते हैं। तो क्या सऊदी अरब हाँ उनका पिट्ठू बना हुआ है? जी जी देखिए, सऊदी अरब और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं ये अब से नहीं है। किंग अब्दुल अजीज के टाइम पर ये जाते हैं। रूजवेल्ट जिस टाइम पे था, तो रूजवेल्ट और किंग अब्दुल अजीज के दरमियान में मुआहदा हुआ था, ट्रीटी हुई थी। जब सऊदी अरब में ऑयल निकलना शुरू हुआ था तो उस वक्त में यहाँ पर इनके पास मशीनरी नहीं थी, इनके पास ड्रिलिंग टूल्स नहीं थे। तो उस टाइम पर अमेरिकन्स आए, उन्होंने एक्सप्लोर किया, उन्होंने कहा कि हम ऑयल ड्रिलिंग करेंगे, हम ये सब करेंगे। तो दोनों के दरमियान में मुआहदा हुआ, अमेरिका और सऊदी के दरमियान में, कि ऑयल ड्रिलिंग वगैरह जो भी होगी ये हम करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में हम इसको बेचेंगे। सऊदी अरब ने कहा कि रेट हम इसका तय करेंगे, और फिर अमेरिका ने कहा कि भाई हथियार हम आप सऊदी ने कहा कि हथियार हम आपसे खरीदेंगे। और फिर सऊदी और अमेरिका के दरमियान में ये डील तय हुई कि ये जितनी ऑयल फील्ड्स वगैरह है, ये सारी चीजें जो हमारी है, इसकी यानी कि गार्डियनशिप तुम लोगे, यानी कि इसकी यूं कहें कि चौकीदारी तुम करोगे। ये उनके दरमियान में जो है ना मुआहदे हुए थे। अब अमेरिकन पॉलिटिक्स और सऊदी पॉलिटिक्स की जब आप बात करेंगे तो अमेरिका में दो पार्टियां हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स। रिपब्लिकन ये प्रो सऊदी होती है और डेमोक्रेट जो है ये एंटी सऊदी होती है।
और अक्सर जो लोग कहते हैं कि अमेरिका के बगैर सऊदी कुछ नहीं कर सकता, सऊदी अमेरिका का पिट्टू है और इसके बगैर ये चूं भी नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ओबामा के टाइम पर 8 साल तक सऊदी अरब बगैर अमेरिका के रहा है। अमेरिका ने, ओबामा ने बाकायदा ईरान के साथ उन्होंने डील तय कर ली थी, न्यूक्लियर डील उन्होंने खोल दी थी, जैकपॉट जिसे कहते हैं। ईरान के साथ उन्होंने खोल दिया था, इख्वान को उन्होंने खुला हाथ दे दिया था। इजिप्ट का मसला ले लो आप, बहरीन का मसला ले लो, लीबिया, सीरिया का मसला ले लो आप, इन सब के अंदर अमेरिका ने इख्वान को खुला हाथ दे दिया था कि जाओ जाकर तुम यहाँ की हुकूमतों को लुढ़का दो या खत्म कर दो इनको। तो उस टाइम पर आप देखेंगे कि ईरान और इख्वान ये दोनों अमेरिका के पिट्टू बने हुए थे। देखें आप इस चीज को, तो ये दोनों अमेरिका के पिट्टू बने हुए थे, पूरे मिडिल ईस्ट को इन्होंने तबाह किया। मगर जब बहरीन के अंदर उन्होंने कोशिश की, उस टाइम पे हिलरी क्लिंटन ने आले सऊद को, उस टाइम पे जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उनका नाम और ईरान के तो सऊद बिन एंटी फैसल। अमेरिका बयान भी आते हैं ईरान की तरफ से। देखिए एंटी अमेरिका बयान आते हैं उस टाइम पर जब रिपब्लिकन पावर में होते हैं जब डेमोक्रेट पावर में आते हैं तो फिर जो है ईरान ग्लोरीफाई करता है, जैसा ओबामा को ग्लोरीफाई ये तो किया गया है। ऑडियंस डेमोक्रेट और बराक, रिपब्लिकन, देखिए ऑडियंस डेमोक्रेट और रिपब्लिकन से बेहतर समझेगी कि आप ऑडियंस को ये बताएं कि वो पार्टियां जिससे ओबामा ताल्लुक रखते हैं, क्लिंटन ताल्लुक रखते हैं, अच्छा और इस जी, तरह से बताएं तो क्या है हाँ कि हाँ हाँ, बिल्कुल इंडियन बिल्कुल ऑडियंस। बिल्कुल, सही 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 बात है आपकी। डेमोक्रेट वो पार्टी है जो ओबामा की है, रिपब्लिकन ट्रंप वाली पार्टी है। तो ओबामा वाली पार्टी जो है इसके साथ ईरान के ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, इसलिए जब ओबामा पावर में था तो उसको बहुत ग्लोरीफाई किया गया। बराक हुसैन ओबामा करके भी जो है उसके बारे में बताया गया, बहुत उसको ग्लोरीफाई किया गया। फिर उसके बाद जो है अमेरिका की ही मदद से उन्होंने पूरा उनका एक्सपेंशनिज्म प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। और उस टाइम पर 8 साल तक सऊदी अरब को आर्म्स डील बंद कर दी गई, आर्म्स बंद कर दिए गए सऊदी अरब को, सऊदी अरब के साथ जो है ताल्लुकात खराब हो गए। 8 साल तक सऊदी अरब बगैर अमेरिका के सरवाइव किया। और बहरीन में जब मसले हुए उस टाइम पर हिलरी क्लिंटन ने फॉरेन मिनिस्टर को यहाँ के कॉल किया, सऊदी अरब के कॉल करके उन्होंने कहा कि बहरीन से अपनी आर्मी हटा दो, बहरीन में डेमोक्रेसी आएगी और ईरान को हम जो है वहां पे फ्री हैंड दे रहे हैं। उस टाइम पर इन्होंने अमेरिका को रिजेक्ट किया और फिर उन्होंने उनको इनकार किया करके जो है वहां पर उन्होंने वहां की जो मोनार्की है उसको स्टेबल किया, फाइनेंशियली उनको स्टेबल किया, इकोनॉमिकली उनको स्टेबल किया, मिलिट्रीली उनको स्टेबल किया। और कंट्री जो है अभी फिलहाल जो है माशाल्लाह बहुत स्टेबल है। तो ये बात जो लोग अक्सर कहते हैं कि अमेरिका के बगैर कुछ नहीं कर सकता, ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसी बात नहीं, इनके ताल्लुकात हैं, रिलेशंस हैं, ऑयल के मामले में है या फिर बिजनेस के बहुत सारी मामले चीजों हैं। के मामले में। हाँ बस ये चीजें हैं। और वैसे सऊदी अरब अकेला सिर्फ अमेरिका से हथियार नहीं खरीदता, जर्मनी से खरीदता है, ब्रिटेन से खरीदता है, फ्रांस से खरीदता है। अभी तो इन्होंने सामी नाम की कंपनी खोली है, सामी SAAMI। तो इसके तहत ये तो बाकायदा अपने खुद जो मिलिट्री टूल्स होते हैं ये खुद अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने अपने खुद से ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि इंपोर्ट इनका थोड़ा सा कम हो जाए और अंदरूनी तौर पर जो है ना जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहे इनके लिए और जो है अच्छा, डिपेंडेंसी अंदरूनी ज्यादा रहे। मैं चर्चा का रुख दूसरी ओर मोड़ना चाहूंगा, मैं तुर्की के तरफ जाना जी चाहूंगा। जी हम जानते हैं कि सोशल मीडिया में रजब तैयब अर्दोगान की एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, खासतौर से जी भारत, पाकिस्तान, यहाँ की अवाम में, मतलब उन्हें इस तरह से पेश किया जाता है जैसे कि 100 साल जैसे ही पूरे होंगे मुआहिदा लौज़ान के, उसके बाद जैसे रजब तैयब अर्दोगान एक नए खलीफा बन के सामने आ जाएंगे, या उम्मत मुस्लिमा के नए, मतलब इस तरीके से पेश किया जाता है। जी और या मुस्लिम उम्मत का एक हीरो के तौर पर उन्हें पेश करने की कोशिश की जाती रही जी है। जी जी तो इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि रजब तैयब एर्दोगान का तुर्की और मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरब, उन दोनों में पॉलिटिकल तौर पर क्या मामलात हैं, और क्या वाकई में सऊदी अरब, ऐसे बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां पे लोग प्रताड़ित हैं, लोग परेशान किए जा रहे हैं, उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता, सिर्फ रजब तैयब एर्दोगान आगे आते हैं। क्या ये बात सही है? क्या यूनाइटेड नेशंस पे रजब तैयब एर्दोगान ही आवाज उठाते हैं, या ताहिर मोहम्मद जो मलेशिया के प्रधानमंत्री नहीं रहे वही बार आवाज उठाते थे, या हाँ सऊदी अरब का भी कोई रोल होता है इंटरनेशनल लेवल पर? जी मतलब एक मुस्लिमों के ऊपर किसी भी देश में अगर कुछ मामले होते हैं उनको लेकर।
देखिए, आपने दो से बल्कि तीन सवाल आपने किए हैं। पहले तो आपने यानी तैयब उर्दुगान की 2023 खिलाफत, ये ट्रीटी ऑफ लॉज़ान के बारे में आपने सवाल किया। दूसरा आपका ये सवाल था कि तैयब उर्दुगान मुसलमानों के हक में बात करता है, सऊदी अरब नहीं करता। तो हम इन दोनों को अलग अलग डील करेंगे। पहली चीज ये है कि ट्रीटी ऑफ लॉज़ान जो है, इसके बारे में इंडिया पाकिस्तान में जो तुर्की का पीआर सिस्टम है, पहली बात तो यह है कि तुर्की का पीआर सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। जिस तरीके से हमारे मुल्कों में भी जो पावर में मिनिस्टर्स हैं, उनका पीआर सिस्टम, उनका आईटी सेल और उनके स्पॉन्सर्ड जो लोग होते हैं, ये बहुत ज्यादा हमारे मुल्कों में है। इसी तरीके से तुर्की का भी आईटी सेल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से तैयब उर्दुगान, बाकायदा ऐसे ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, मेरे पास मौजूद है वो, कि इंडिया में और पाकिस्तान में मदारिस को बाकायदा स्पॉन्सर किया जा रहा है तुर्किश एम्बेसी से। दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद में बाकायदा जो है ना पैसे दिए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मौलवी हजरात को भी पैसे दिए जा रहे हैं उर्दुगान की सपोर्ट में बात करने के लिए। इसलिए आप देखिए कि यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी, हमारे मशहूर मौलाना लोग जो है इनकी तायद में बात कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर 2015 से तुर्की जो है, वहाँ की पुलिस से लेकर, वहाँ की इंटेलिजेंस से लेकर, वहाँ पे उन्होंने स्कूल्स तक कायम किए हैं, यूनिवर्सिटियां तक उन्होंने कायम की हैं। तो बाकायदा जो है ना एक स्ट्रेटेजी चल रही है इनकी तरफ से, और पैसा बाकायदा इनका इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर उर्दुगान के फिगर को और उसके इमेज को अवाम के सामने लाने के लिए। तो रही बात ट्रीटी ऑफ लॉज़ान की, ये 2023 में खत्म होने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तुर्की खुद ये बात को सुनकर जो है ताज्जुब में है। मैंने बहुत सारे ऐसे तुर्कों को देखा है, आप कोरा पे भी जाके पढ़ लीजिए, ऐसे बहुत सारे तुर्क खुद ये बात लिख रहे हैं कि 2023 में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, कि कोई उनकी वापस हुकूमत आने वाला नहीं है, कोई ओटोमन सल्तनत वापस होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, 2023 में तुर्की को रिकग्निशन मिलकर 100 साल होंगे। यानी 1923 में तुर्की को रिकॉग्निशन मिला था इंटरनेशनल लेवल पर, और तुर्की के साथ यूरोप ने मुआहदा किया था कि ग्रीक के मुसलमानों को हम पनाह देंगे और तुर्की के क्रिश्चियंस को तुम पनाह दोगे, और एनाटोलिया हम ले लेंगे, तुम ये हिस्सा ले लोगे, लीबिया का तुम इसको छोड़ दोगे, इजिप्ट का ये छोड़ दोगे। ये सब जो है ना मुआहदे हुए थे। इन मुआहदों के तहत तुर्की को यह कहा गया था कि तुमको हम इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्नाइज करेंगे 1923 में। तो अब 2023 में इनके 100 साल खत्म होते हैं। तो विजन 2030 जिस तरीके से सऊदी का है, इसी तरीके से विजन 2023 है, जिसमें तुर्की अपने अकॉम्प्लिशमेंट्स को बताएगा दुनिया के सामने। जिस तरह से स्कूल का एनुअल डे होता है, जिसमें वो लोग अपना अकॉम्प्लिशमेंट्स बताते हैं, ये हमने पाया, ये हमने पाया, ये हमने पाया, मिलिट्री हमने यहाँ तक पहुंचाई, इकोनॉमी हमारी यहाँ तक पहुंची, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो इसी तरीके से 2023 में इनके 100 साल होंगे, तो ये बताएंगे कि हमारे अकॉम्प्लिशमेंट्स यहाँ तक होंगे। कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि ट्रीटी ऑफ लॉज़ान खत्म होगा, कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि तुर्की अपने इलाके वापस ले लेगा, कहीं पे मेंशन नहीं है कि हरमैन शरीफैन या सऊदी अरब जो है तुर्की को वापस चला जाएगा, कहीं पे भी ये चीज मेंशन नहीं है। ये तो बस एक हवाई किला है, और ये एक अलिफ लैलवी कहानी जैसा है जो लोगों को बस सुनाया जा रहा है, और लोग बिना तहकीक के इस चीज पर यकीन भी कर रहे हैं। और रही बात दूसरा सवाल जो आपने कहा है कि जहां भी मसला होता है तो उर्दुगान वहां पर फौरी आ जाता है बात करने के लिए, तो ये बात भी मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता दूं कि सऊदी अरब का और दूसरे ममालिक का काम करने का ढंग बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है इनका काम करने का ढंग। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ श्रीलंका की। श्रीलंका का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। श्रीलंका के अंदर बुद्धिस्ट एक्सट्रीमिस्ट इस हद तक पहुंच गए थे कि वो लोग मुसलमानों को खत्म करने और एक्सट्रीमिनेशन उनका यानी बिल्कुल वर्ज पर था, मारने वाले थे, फसादात वहां पर होने वाले थे। और वहां का बहुत बड़ा राइट विंगर पॉलिटिशियन है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसका आर्टिकल मेरे पास मौजूद है मेरे वेबसाइट पर। तो उस राइट विंगर पॉलिटिशियन, उसका ये था कि वो हमेशा सऊदी अरब के खिलाफ भड़काऊ भाषण देता था, वहाबिज्म के नाम पर लोगों को वर्गलाता था, कहता था कि जो है यहाँ पर मुसलमान ये वहाबी हो गए हैं, इनको मारना जरूरी है, एक्सट्रीमिज्म फैल रहा है। ये जो भी जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान में भी मीडिया काम करता है, इसी तरीके से श्रीलंका में बहुत उरूज पे जा रहा था। आपने देखा कि सऊदी अरब ने वहां के यूनिवर्सिटियों को फंडिंग की, डोनेशंस दिए, और वहां की इन्वेस्टमेंट्स किए उन्होंने। वहां पर एक ब्रिज है जिसको चाइना के बाद उस ब्रिज को काउंट किया जाता है श्रीलंका में, वो पूरा ब्रिज सऊदी अरब ने बनाया श्रीलंका में। ऐसे ऐसे करके आप देखें, आप बताइए आज के दौर में वो जो चीजें उस टाइम पर चल रही थी आज वो नहीं चल रही हैं। और वो जो राइट विंगर पॉलिटिशियन था, आज वो मैंने देखा उसकी एक फोटो,
रियाद में श्रीलंका इंटरनेशनल स्कूल में बैठकर, वहां के ऑफिस में बैठकर वो कुछ साइन कर रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स को साइन कर रहा है, कुछ बिजनेस की जो है वहां पे बात चल रही है। तो बताना मकसद ये है कि हर कंट्री का काम करने का ढंग बिल्कुल अलग होता है। सऊदी अरब का काम करने का ढंग, बकायदा एक अंग्रेज ऑथर है, उसने एक आर्टिकल भी लिखा था, 2-4 साल पुरानी बात है। उसने बकायदा ये बात कही कि सऊदियों का जो काम करने का तरीका है बिल्कुल अलग है, ये बताते नहीं है, ये बताते ही नहीं है। उसने कहा कि मैंने देखा कि एक सऊदी गया, वो उसने चैरिटी दी, मैंने बोला कि भाई तुमने तो इतना ज्यादा पैसा दिया है, बताना चाहिए तुमको। तो उसने कहा कि भाई ये तो मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, मुझे अच्छा, बताने की जरूरत मैं ही नहीं है। थोड़ा सा रुकूंगा क्योंकि वक्त लंबा हो रहा है, सवाल बहुत बाकी है अभी। जी मैं इसी सवाल से थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा। तुर्की की बात जी चल रही है, तो तुर्की का एक ड्रामा इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में। जी ड्रामा है दिरिलिस एर्तुगरुल या जी रिसरेक्शन एर्तुगरुल, या उर्दू जी में गाजी अर्तुगरुल गाजी। इस नाम से ये जी बहुत फेमस हो रहा है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस ड्रामे को बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। इस जी ड्रामे को ड्रामे तक लिया जाता तो सीमित था, पर इस ड्रामे के बाद एक राजनीति शुरू हुई। लोगों ने इस जी ड्रामे के साथ ये कहा कि सऊदी अरब को ये इसलिए नहीं पच रहा है कि सऊदी अरब में क्या बोलते हैं, जो इसके बाद अर्तुगरुल के बाद जो सल्तनत उस्मानिया वजूद पे आई थी, सल्तनत हाँ हाँ उस्मानिया का खात्मे में सऊदी शासकों का बड़ा रोल था, अंग्रेजों के साथ मिल जी गए थे। तो इस जी ड्रामे से एक नई चर्चा शुरू हुई। तो मैं जानना जी चाहूंगा कि जो सल्तनत उस्मानिया का जो आखिरी का दौर रहा, उस दौर हाँ में हाँ जो राज सऊदी शासक हैं सऊदी अरब के, जी हाँ हाँ उनका वो जो दौर था, इनके जो मतलब जो इसके मतलब जिन्होंने इस सऊदी अरब का जिन्होंने कयाम किया, उन लोगों के बीच में और जी सल्तनत उस्मानिया के बीच में क्या क्या हुआ था उस दौर में आपके जी नजरिए से? क्योंकि तुर्क लोग जो तुर्क इस ड्रामे के नजरिए से जो तुर्क के समर्थक लोग हैं या तुर्क की जो बात कर रहे हैं, उनका कहना ये पड़ता है कि सऊदी अरब ने अंग्रेजों के साथ मिलकर ओटोमन जी एम्पायर को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। जी बिल्कुल। देखिए, ये जो ड्रामा है, ये अर्तुगरुल गाजी, ये उस्मानी खिलाफत जो है, इनके फाउंडर के बा के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। और ये शुरू में तो ड्रामा ठीक था, मगर जैसे आपने अभी मेंशन किया है कि बाद में चल के जो है ये राजनीति होना यहाँ पे शुरू हो गई। बिल्कुल, यहाँ पे राजनीति हुई और तुर्की जो है अपना जो एम्बिशन है वो एक्सपोर्ट करने के चक्कर में ये कर रहा है। अब बहुत सारे फैंस जो है अर्तुगरुल सीरीज के ये कहते हैं कि भाई सऊदी अरब इससे परेशान है, अमेरिका इससे परेशान है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये तो नेटफ्लिक्स पे बाकायदा चला गया, और आप जानते हैं कि नेटफ्लिक्स की ज्यादातर आमदनी इसराइल इससे कमाता है। तो अगर इसराइल और अमेरिका जो है इससे डरते या घबराते तो फिर वो नेटफ्लिक्स पे चलाते ही नहीं। तो ये एक ड्रामा है, ड्रामा जैसा इसको चलाया गया, और बाद में चल के जो है ना ये एक अलग मोड़ अभी ले रहा है। बहुत सारे लोग जो है जो बिल्कुल हिस्ट्री से नावाकिफ हैं, इनको हिस्ट्री पता ही नहीं है, इन्होंने कभी ना हिस्ट्री पढ़ी है, तो ये बस ड्रामे देख कर समझते हैं कि हम हिस्ट्री इससे सीख रहे हैं। अगर ड्रामे से हिस्ट्री बताई जाती तो फिर स्क्रीन राइटर, स्क्रीन प्लेयर का उसमें काम ही नहीं होता। तो बहरहाल ये बस एक ड्रामा है, ये फिक्शियस ड्रामा है और ये काल्पनिक है, इसके पीछे रियलिटी कुछ भी नहीं है। अब रही बात आपका जो सवाल है कि भाई ओटोमन सल्तनत को सऊदी शासकों ने, इन लोगों ने जो है अंग्रेजों के साथ यानी ब्रिटिश के साथ मिलकर इन्होंने इसको खत्म किया है। इसके ऊपर मैं एक बात आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि ब्रिटिश का और ओटोमन्स का बहुत पुराना ताल्लुक रहा है। ब्रिटिश का और ओटोमन्स का बहुत पुराना ताल्लुक रहा है। बाकायदा 1787 में जब टीपू सुल्तान ने ओटोमन से, उन्होंने यानी उस्मानी खिलाफत से उन्होंने जब हेल्प मांगी ब्रिटिश के खिलाफ, तो उस्मानियों ने मदद करने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके अलायंस बने हुए थे। बहरहाल 1839 के दौर में तंजीमात का पीरियड शुरू हुआ, तंजीमात का दौर शुरू हुआ उस्मानी सल्तनत के तहत, जिसमें शराब को लीगल किया गया, होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया गया। जब हिंदुस्तान में होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया गया तो उस वक्त में जो है बहुत सारे लोग जब गड़बड़ कर रहे थे तो राइट विंगर्स यही बात लेकर आ रहे थे कि सबसे पहले तो इसको डिक्रिमिनलाइज मुस्लिम दुनिया में उस्मानी सल्तनत ने किया था। तो उस्मानी सल्तनत ने होमोसेक्सुअलिटी, हमजिन्स परस्ती को इन्होंने जो है डिक्रिमिनलाइज किया। इस तरीके से शराब हुआ या फिर इंटरेस्ट हुआ, सूद हुआ, ये बहुत सारी चीजें जो गैर इस्लामिक है ये उन्होंने राइज की। तो जाहिर सी बात है कि उनका जवाल जो हुआ वो उनके हाथों से ही हुआ। अब रहा ये मसला कि भाई सऊदियों ने क्या अंग्रेजों के साथ मिलकर इनको खत्म किया। आप एक बात पहले ये जान लीजिए कि
ओटोमन्स का जो रूल था ये सिर्फ मक्का और मदीने में था, सऊदी अरब में नहीं था। ये रियाद में, अल-हासा में ये सब नहीं था। अल-हासा, कतर, कुवैत ये सब जो है ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट थे, प्रोटेक्टरेट थे। ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट यानी इन लोगों ने मुआहदा किया था ब्रिटिश के साथ कि कुछ भी अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो आप हमारी मदद करोगे। कतर, कुवैत इन लोगों ने, अल-हासा वगैरह के एरियो ने इन्होंने जो है ना ये ब्रिटिश ओटोमन्स के का साथ हिस्सा मुआहदा नहीं किया थे। था। ये ओटोमन्स का हिस्सा नहीं था। अर्लियर ओटोमन्स का हिस्सा था, बाद में ये ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट हो गए थे, इंडिपेंडेंट ये लोग हो गए थे। तो रियाद का जो रीजन था, रियाद के रीजन में राशिद फैमिली, जिसे रशीद फैमिली भी कहा जाता है, इनकी हुकूमत वहां पर थी। और इनका ताल्लुक जो है ओटोमन से, ब्रिटिश से, दोनों से भी अच्छा नहीं था। और आले सऊद का भी ताल्लुक जो है ना ब्रिटिश, हालांकि ब्रिटिश ने उस टाइम पे हेल्प करने की बात की थी और मलिक अब्दुल अजीज ने बाकायदा उन्होंने कहा था कि तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। और फिर राशिद फैमिली को इन्होंने हटाया, फिर रियाद पर इन्होंने कब्जा लिया, मसमक पैलेस जो वहां पर है। फिर धीरे धीरे करके वहां से जो है ना इन्होंने अपना जो है शुरू किया हुकूमत को फैलाना। और आखिर में अल-हासा के पास वो आया। अल-हासा में ब्रिटिश की हुकूमत थी, ब्रिटिश वहां से हट नहीं रहे थे, ब्रिटिश उनको हेल्प कर रहे थे अल-हासा की हुकूमत को। तो वहां पर आले सऊद ने ब्रिटिश के साथ ये मुआहदा किया कि हम कतर को छोड़ देंगे। ठीक है, कतर में भी इनकी हुकूमत चली गई थी आले सऊद की, तो उन्होंने कहा कि कतर को हम छोड़ देंगे, तुम अल-हासा को छोड़ दो। तो ये ब्रिटिश के साथ मुआहदा हुआ था कि उन्होंने अल-हासा को छोड़ दिया और फिर इन्होंने जो है कतर को छोड़ दिया, कतर को, कुवैत को छोड़ दिया। ये हो गया मामला। ठीक है, अब रहा इधर वाला मामला, वेस्टर्न रीजन का मामला, मक्के का और मदीने का मामला। यहाँ पर ओटोमन्स की नहीं बल्कि वहां पे गवर्नर था जिसको शरीफ हुसैन कहा जाता था। और शरीफ हुसैन का ताल्लुक जो है जॉर्डन के जो किंग अब्दुल्ला टू हैं उनके दादा थे शरीफ हुसैन। तो शरीफ हुसैन ने खुद ओटोमन्स के खिलाफ इन्होंने रिवोल्ट किया था। और ओटोमन्स के खिलाफ जब इन्होंने रिवोल्ट किया था ब्रिटिश की मदद लेकर, तो ब्रिटिश ने इनको वहां पे बिठाया था, शरीफ हुसैन को। और ब्रिटिश ने उनके साथ ये मुआहदा किया था कि हम तुमको हिजाज दे देंगे, पूरा सऊदी अरब और मक्का मदीना दे देंगे, और जॉर्डन का एरिया तुम्हारे दूसरे बेटे को दे देंगे, और इराक का एरिया तुम्हारे पहले बेटे फैसल को दे देंगे। तो इराक का एरिया मिल गया, जॉर्डन का एरिया मिल गया। तो मगर हिजाज का जब मसला हुआ तो मलिक अब्दुल अजीज वहां पे आ चुके थे उस टाइम तक। और उस टाइम पर जो है ना ब्रिटिश ने भी उनको, यानी ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू के बाद जितने कमजोर हो गए थे कि वो मदद करने की हैसियत उनकी नहीं थी। तो शरीफ हुसैन को जो हेल्प मिलना था ब्रिटिश से वो मदद नहीं मिली। तो शरीफ हुसैन चुपचाप वहां से जॉर्डन निकल गए, कश्ती में बैठकर, जिद्दा से कश्ती में बैठकर वो जॉर्डन निकल गए। और फिर दिसंबर 1923 में पूरे अरब कबाइल मक्के में आए। आप रियाद का म्यूजियम जो है कभी जाकर देखिए, वहां पर पूरे लेटर्स मौजूद है मलिक अब्दुल अजीज के। उन्होंने बाकायदा पूरे कबाइल को लेटर्स भेजे, पूरे कबाइल ने लेटर्स पे साइन किया, सब ने बैत की, और एक यूनिफाइड सऊदी अरब उस टाइम पर वजूद में आया। तो ये है सऊदी अरब का फॉर्मेशन, जो बिल्कुल गलत बताया जाता है कि इन्होंने ब्रिटिश के साथ मिलकर ओटोमन्स को खत्म किया। ओटोमन्स खत्म हो चुके थे उस टाइम तक। ओटोमन्स की यानी उनकी मिलिट्री पावर, उनकी हैसियत बिल्कुल खत्म हो गई थी, क्योंकि वो ब्रिटिश पर निर्भर थे, ब्रिटिश के ऊपर डिपेंडेंट थे, और ब्रिटिश खुद भी उस टाइम पर जो है ना बिल्कुल कमजोर पड़ चुके थे। ये तो रहा ओटोमन्स और सऊदी के बीच के मामला की बात। एक और चीज जो बहुत ज्यादा चलती है, आप भी सुनते होंगे, मैं भी सुनता हूँ सोशल मीडिया में, आजकल इजराइल और सऊदी अरब में पक क्या रहा है? जी देखिए, ये जो है बहुत जबरदस्त आपने बात छेड़ी है कि इजराइल और सऊदी अरब में पक क्या रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, फॉर्मर सऊदी इंटेलिजेंस चीफ तुर्की बिन फैसल बिन अब्दुल अजीज का 3 महीने पहले एक बयान आया था। किंग्स कॉलेज लंदन में इन्होंने एक प्रोग्राम किया था, उसका आर्टिकल मौजूद है, मेरी वेबसाइट पर भी मौजूद है आर्टिकल वो। तो प्रिंस तुर्की बिन फैसल ने कहा था कि ये जो फैलाया जा रहा है रायता कि सऊदी और इसराइल के दरमियान में अंदरूनी ताल्लुकात बन रहे हैं, ये रायता फैलाने के पीछे इसराइल का हाथ है, इसराइली जर्नलिस्ट का हाथ है। वो लोग खुद ही फैला। अभी देखिए, कल की बात बता रहा हूं मैं, एक हैदराबाद, इंडिया का बहुत मशहूर अखबार है मिल्ली गजट, उन्होंने एक न्यूज शेयर की जिसकी मिडिल ईस्ट मॉनिटर की। उस न्यूज में यह बताया गया कि सऊदी अरब मानता है कि इसराइल को फलस्तीन पर कब्जा करने का हक है। अब मैंने न्यूज पढ़ी, अब वो न्यूज आ कहां से रही है? इजरायली जर्नलिस्ट की तरफ से। तो यहाँ पर बहुत बड़ा मसला ये है मेरे भाई कि ये जो खबरें आ आपका रही है न्यूज ना, ये सोर्स क्या है? इसराइल से ही शुरू हो रही है। हाँ, न्यूज असल सोर्स सोर्स क्या इसका है, जो है ना, अहमियत रखता है इसमें? हाँ, इसका सोर्स, असल सोर्स जो है ना इसराइली है। अभी मैं थोड़ा ट्विटर पर जाकर चेक करता हूँ कभी कि भाई आखिर ये पक क्या रहा है, जैसे आपने पूछा। तो फिर मैंने चेक किया, बहुत सारे ऐसे इसराइली जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे इसराइली गवर्नमेंट के लोग हैं जो बाकायदा ये कह रहे हैं कि सऊदी प्लीज वेलकम, इसराइल इज योर सेकंड होम।
तो फिर मैं नीचे कमेंट्स देखता हूँ सऊदीज के, तो सऊदीज बड़ा दबा के उनको देते हैं, दबा के तड़ी देते हैं उनको। नीचे लिखते हैं वो लोग कि भाई तुम लोग तो हमको वेलकम कर रहे हो, हमने तुमको 2001 में 2002 में अरब पीस ट्रीटी दी थी, अभी तक तुम्हारे टेबल पर पड़ी है, तुम साइन क्यों नहीं करते उसके ऊपर। अरब पीस ट्रीटी क्या है? अरब पीस ट्रीटी मलिक अब्दुल्ला ने, जो लेट किंग है सऊदी के, इन्होंने दी थी। और उसके तहत ये था कि 3 चीजें उसके अंदर थी कि रेफ्यूजी स्वैप जो है, जो रेफ्यूजी नकबा के टाइम पे निकल गए थे तो उनको वापस ले लिया जाए, उनके घर जो वहां पर है उनको वापस दे दिया जाए, और ईस्ट जेरूसलम को जो है फलस्तीन का कैपिटल बनाया जाए, वेस्ट जेरूसलम जो है उनका इसराइल का रहेगा, 2 स्टेट सोल्यूशन उसमें रहेगा, यानी कि इसराइल और फलस्तीन दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, साथ में रहेंगे। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई इसराइल ने कब्जा किया लिहाजा इसराइल को पूरा आउट करो, ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल बात है, ऐसा नहीं हो सकता। तो सऊदी अरब ने बाकायदा एक अच्छा खासा पीस डील उन्होंने दी। CBS 60 पर जो MBS मोहम्मद बिन सलमान का इंटरव्यू हुआ था पिछले साल, उसमें ये वो उस इंटरव्यू को गलत पेश किया गया लोगों के सामने। अगर आप वो इंटरव्यू पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। उसमें जब पूछा गया, नोरा जो थी उसकी इंटरव्यूअर, उसने पूछा था कि क्या इसराइल को जीने का हक है, तो MBS ने कहा कि जिस तरह से इसराइल को जीने का हक है उसी तरीके से फलस्तीनियों को भी जीने का हक है, और हमारी जो अरब पीस डील है जो हमने दी थी, अगर तुम उस पर साइन करते हो तो हम अभी रेडी हैं तुम्हारे साथ ताल्लुकात बनाने के लिए। तो सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात बन सकते हैं अनलेस इसराइल उस 2001 पीस डील पर वो साइन करता है। मतलब तो ये बस, फलस्तीनियों को उनके हुकूक देकर, हाँ, फलस्तीनियों को उनके हुकूक देने चाहिए, ईस्ट जेरूसलम फलस्तीन का कैपिटल होगा, और इसी तरीके से मस्जिद अल अक्सा का जो पूरा इमिग्रेशन सिस्टम जो तो भी है एक वो चीज हमारा और मैं होगा, आपसे पूछना मुसलमानों का। चाहूंगा, जी मोसाद, हिजबुल्लाह और इस तरह के जो दूसरे भी जो संगठन हैं, इनको जी। लेकर सऊदी अरब का क्या स्टैंड है? देखिए, मोसाद तो इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी है, इनके साथ तो सऊदी अरब का कुछ भी ताल्लुक नहीं है। रहा हिजबुल्ला, और हिजबुल्ला तो लेबनान की ईरान बैक मिलिशिया तंजीम है, टेररिस्ट तंजीम है, इसको सऊदी अरब ने फलस्तीन टेररिस्ट घोषित में किया है। किसको, सऊदी अरब समर्थन किसको करता है फलस्तीन में? सऊदी अरब फतह को समर्थन करता है। फलस्तीन के अंदर अल दो फतह मतलब जैसे ग्रुप्स हैं। यासिर अराफात, या अल फतह जो है महमूद अब्बास वाला, और हमास जो है इस्माइल हनिया वाला, अच्छा खालिद महमूद मशाल और अब्बास इस्माइल जिससे हनिया। ताल्लुक रखते हैं अल फतह। जी, महमूद, जिसकी फलस्तीन अथॉरिटी, यानी जो फलस्तीन में जिनकी अभी फिलवक्त हुकूमत है, और ज्यादातर अक्सरियत फलस्तीनियों की जिनको समर्थन देती है अपना, वो फतह है। और तो इसी फतह हमास की क्या है, वजह से ही हमास का क्या रोल काल है? हमास का जो रोल है, ये गाजा और वेस्ट बैंक में इनकी हुकूमत है, और हमास ईरान बैक्ड है, और हमास का ऑफिस, मेन ऑफिस तेहरान में है। और ये कुछ नहीं बल्कि इनकी राजनीति है हमास की। वहां पर आप देखेंगे कि पिछले हफ्ते जो है UAE ने, इमारात ने एड भेजी फलस्तीन को, तो इन लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि ये इजरायली एयरपोर्ट से आया है। मगर आप देखेंगे कि दूसरी तरफ हमास अपने डॉक्टर्स को इसराइल भेजता है ट्रेनिंग के लिए। तो ये पूरी राजनीति वहां पर करते रहते हैं, यानी कि ये बताने की कोशिश करते हैं कि फतह जो है, जिसको तुमने चुना है, जिसको तुमने इख्तिदार दिया है या सीट दी है, ये काबिल नहीं हुकूमत करने के, हम हुकूमत करने के काबिल हैं। तो इसलिए ये सब राजनीति करते रहते हैं। आप भी गौर करें कि यासिर अराफात सबको का पता है ताल्लुक कि, भी अल फतह से ही था। जी जी, अब आप एक चीज गौर करेंगे कि जो है, जब क्या कहते हैं, जब भी इसराइल जो है फलस्तीनियों के ऊपर हमला करता है, तो इसराइल की UN के साथ ये डील हुई थी कि प्रीएम्प्टिव अटैक अगर हमारे ऊपर होता है तो हम बदला लेने का हमको हक है। तो आप देखेंगे कि जो प्रीएम्प्टिव अटैक इसराइल के ऊपर होता है, ये हमास की तरफ से चुटपुटी मारी जाती है, यानी कि एक छोटा सा पटाखा मारा जाता है, और इसका यानी कि कॉन्टेक्स्ट लेकर इसराइल जो है फलस्तीनियों के ऊपर हमला करता है। और एक बात मैं बोलना भूल गया था आपको, एक बात बिल्कुल बोलना भूल गया था कि उर्दुगान के बारे में जो बताया बहुत जाता जोर है से कि बोलिए, ये आवाज। मुसलमानों का, जी, जो बताया जाता है उर्दुगान के बारे में कि मुसलमानों का मसीहा है, ये मुसलमानों के हक में बात करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पिछले हफ्ते उर्दुगान ने इसराइल के कार्गो प्लेन को इसने परमिट किया इस्तांबुल में लैंड करने के लिए। अप्रैल में उर्दुगान ने इसराइल को मेडिकल एड भेजी, और आपको पता होना चाहिए कि जून 2016 में इसराइली एम्बेसी उर्दुगान ने खुद खुलवाई। 2005 में उर्दुगान खुद इसराइल गया था, और थियोडोर हेrzl जो इसराइल का फाउंडर है, ज़ायोनिज्म का फाउंडर, जो फादर ऑफ ज़ायोनिज्म जिसे कहा जाता है, उसकी खबर पर जाकर उसने फूल चढ़ाए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि तुर्की हो कि हमास हो, ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति और पॉलिटिक्स करते हैं, इसके पीछे इनका कोई मकसद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जहक भाई हमसे बात करने के लिए। मैं चाहूंगा कि आखिरी में, चूंकि अब हमें खत्म करना है, तो जी
आखिरी में बस एक बात आप कहें कि शिद्दत पसंदी की एक बात की, जो मतलब एक्सट्रीमिज्म की जो बात है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि सऊदी अरब एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हो रहा है, धीरे धीरे एमबीएस उस पे काम कर रहे हैं। तो बहुत से लोग एक्सट्रीमिज्म का मतलब समझ लेते हैं कि इस्लाम के खिलाफ हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा इसको थोड़ा सा आप वाजे कर दें और फिर हम अपनी बात को खत्म करेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत प्यारी बात आपने छेड़ी है, अल्लाह आपको बरकत दे। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि इस्लाम में एक्सट्रीमिज्म नहीं है, इस्लाम में एक्सट्रीमिज्म नहीं है, इस्लाम में एतदाल है। इसलिए अल्लाह ने भी खुद कुरान में कहा है कि उम्मत वसता, अल्लाह ने कहा मुसलमान तुम उम्मत वसता है। और अल्लाह ने यह भी कहा कि कुल या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम, तुम अपने दीन में गुलू मत करो। तो एक्सट्रीमिज्म इस्लाम के अंदर नहीं है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 1979 में जब ईरान में रेवोल्यूशन आया, खोमेनी रेवोल्यूशन जो था, शिया रेवोल्यूशन, इस रेवोल्यूशन के बाद बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग सुन्नीज जैसे कि मौदूदी हो गए, कुतुब हो गए, बन्ना हो गए, ये लोग जो है ना बहुत ज्यादा मुतासिर हो गए थे खोमेनी के इस रेवोल्यूशन से। जिसके बाद इन्होंने ऐसी बहुत सारी किताबें लिखी उसको ग्लोरीफाई करते हुए, और फिर उन्होंने समझा कि ऐसा रेवोल्यूशन हमारे पास भी आना चाहिए, जिसकी बेस पे उन्होंने बहुत सारी ऐसी तंजीमें इजाद की, बहुत सारी ऐसी तहरीकें उन्होंने इजाद की, जिसके बाद मुसलमानों को लगने लगा कि भाई दीन इस्लाम मतलब यही है जो ये लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे लोगों का, जो मुसलमानों का समर्थन जो है ऐसे तंजीमों और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ इंक्लाइन होना शुरू हो गया, जैसे कि अलकायदा हो गया, दाइश हो गया, बोको हरम हो गया, इख्वान अल मुस्लिमीन हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, इनकी तरफ वो लोग इंक्लाइन होना शुरू हो गए। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वेस्ट में खास तौर पर कि जितने इस्लामिक सेंटर्स वगैरह हैं, ये सब इख्वानियों और ईरानियों के अंडर में है, जिसकी वजह से लोगों का माइंड जो है ना एक्सट्रीमिज्म की तरफ ज्यादा जाता है। और यही आप गौर करें कि जब आईसिस उठा था तो उस टाइम पर अक्सर जो लोग आईसिस ज्वाइन किए वो वेस्ट के थे, स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, यहीं के लोग थे। तो एक्सट्रीमिज्म बहुत कूट कूट के वहां पर भरा हुआ है, और सऊदी अरब के अंदर भी था 1979 के बाद, जैसे मैंने बात की। तो यहाँ पर वहां पे इजिप्ट के अंदर जब इख्वानियों को मारा जा रहा था तो सऊदी अरब ने उस टाइम पे पनाह दी थी, ये समझ करके ये बेचारे मुसलमान, इनको मारा जा रहा है। तो यहाँ पर आए वो लोग, आकर यहाँ पर इन्होंने यूनिवर्सिटियों में अपना कदम जमाया, यहाँ के स्कूलों में उन्होंने अपना कदम जमाया, यहाँ पर उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी फैलाई, जिसकी बुनियाद पर अक्सर यहाँ के लोग आईसिस और अलकायदा के मेंबर्स बन गए। सहवा मूवमेंट यहाँ पे शुरू हुआ, सलमान औदा, सफर हवाली जैसे लोग उठे, इन्होंने सहवा मूवमेंट को हवा दी। उसके बाद बहुत सारे लोग कायदा और आईसिस ज्वाइन करना शुरू किए, और फिर जब लगा कि ये लोग इतने फैल रहे हैं कि मस्जिद नबवी पे तक इन्होंने हमला कर दिया और मस्जिदों में तक इन्होंने बम धमाके कर दिए, तो ये जब बीमारी इतनी हद तक और इतनी शिद्दत तक पहुंच गई, तो सऊदी अरब ने कदम उठाया कि अब हमको स्ट्रांग बनना है, एक्सट्रीमिज्म का खात्मा करना है। तो 2015 में इन्होंने एमबीएस जैसे पावर में आए, इन्होंने इख्वान अल मुस्लिमीन को इन्होंने फुल फ्लेज बैन कर दिया, जिसके बाद उनकी दुश्मनी एमबीएस के साथ अभी तक चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, काफी लंबा वक्त आपने दिया। ज़हाक साहब, आगे कभी मौका मिला तो आपसे किसी अन्य मामलों में, अन्य मुद्दों पर बात करेंगे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया।